नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बिहार में नीतीश कुमार की नई कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। आज कुल 30 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नए मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी, आलोक कुमार मेहता, तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव और चंद्रशेखर शामिल हैं। ये नीतीश सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार है। दरअसल नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर एक बार फिर से आरजेडी के साथ सरकार का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ इस गठबंधन के टूटने के बाद आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक है, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी की ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी खास रहने वाली है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर जेडीयू आरजेडी के साथ जा चुकी है। अब इसका सीधा असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में लोकसभा की एक 40 सीटें हैं जो कि प्रधानमंत्री के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाती हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी इस चुनौती से कैसे पार पाती है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक दलों में चहल पहल है। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि ये महज व्यक्ति ही नहीं जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं, राजद का हर एक कार्यकर्ता और विधायक हिस्सा है। भले ही वह नाम से खुद इस कैबिनेट में हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी तय है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है। भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार तो आप देखेंगे। तो बता दें कि आपको बिहार में नए गठबंधन के मंत्रियों ने शपथ ले ली है और नए जो 30 मंत्री हैं उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नए मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी, आलोक कुमार मेहता, तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव और चंद्रशेखर शामिल हैं। ये नीतीश सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार है। दरअसल नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर एक बार फिर से आरजेडी के साथ सरकार का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ इस गठबंधन के टूटने के बाद आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के नेताओं की बैठक है, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। और बता दें कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसका सीधा असर प्रधानमंत्री के चुनाव पर पड़ता है और ऐसे में बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी के चलते नई सरकार के गठन के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तमाम बीजेपी के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही साथ जो अब नई रणनीति रहेगी बीजेपी की बिहार में, उस पर भी चर्चा होगी। तो जिस तरीके से बता रहे हैं आपको कि बिहार में नई कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। कुल 30 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नए मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी, आलोक कुमार मेहता, तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव और चंद्रशेखर शामिल हैं। ये नीतीश सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर एक बार फिर से आरजेडी के साथ सरकार का गठन किया है। दूसरी तरफ इस गठबंधन के टूटने के बाद आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक है।
तो आपको इस नए गठबंधन की सरकार की शुरुआत में चर्चा करने से पहले अपने मेहमानों से हम आपको मिलवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। मनोज मनु, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ हैं। और बिहार से वरिष्ठ पत्रकार अमित गांधी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भदौरिया साहब, मनोज मनु जी, आपका एएनबी न्यूज़ पर। और मेरा पहला और सीधा सवाल मनोज मनु जी आपसे है कि सरकार में फिर से वापसी हो गई है, 30 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। क्या कुछ अब बिहार के लिए रणनीति रहेगी आपकी सरकार की और पार्टी की? देखिए, बिहार के लिए एकमात्र रणनीति हमारी पार्टी, हमारी सरकार या गठबंधन में शामिल सभी सदस्यों के लिए, सभी दलों के लिए एक ही रणनीति रहेगी कि विकासात्मक सोच और क्राइम पर मेरा ध्यान है। इसके साथ साथ जो बिहार की जो विकास की बात है, बिहार की जो संभावनाएं हैं, रोजगार के जो अवसर हैं, उस रोजगार के अवसर को तलाश कर और रोजगार मुहैया कराना और विकास के पथ पर बिहार को आगे ले जाना ही एकमात्र इस सरकार का और इसमें शामिल तमाम दलों का यही एकमात्र। लेकिन मनु जी, बीजेपी के नेता तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सरकार जो चाचा भतीजे की सरकार है वो बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब बीजेपी के लोग अभी क्या कह रहे हैं, इनके साथ जब हम नहीं थे, दूसरे के साथ थे, उस समय क्या होगा आपको, इसीलिए राजनीति में बोलने के लिए अवसर चाहिए, लोकतंत्र है, कुछ तो बोलना चाहिए। तो ये तो अब समय बताएगा ना कि ये सरकार चाचा भतीजा की है कि ये सरकार बिहार की जनता की, ये तो समय बताएगा। थोड़ा धैर्य रखने के लिए चाहिए, इतना ज्यादा अफवाहें मत, सरकार को अपना काम करने दे, विकास की ओर जाना दे। और हम लोग भी दूसरा क्या बोलते हैं इस पर कोई हम लोग नजर नहीं रखते हैं, अपना काम करते हैं। तो अब उनको बोलना है सर, जो बोलते रहेंगे उनके बोलने के पीछे तो हम तो जाएंगे नहीं ना, अपना काम करें। चलिए, मैं आऊँगा। इससे पहले मैं एक बार कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूँगा। कैप्टन साहब, क्या भविष्य देखते हैं नई महागठबंधन की सरकार का बिहार में, और बीजेपी को इससे कितना नुकसान होगा आने वाले लोकसभा चुनावों में? मैं आपको बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि नीतीश जी को जिस तरह से चुनाव हुए विधानसभा के, तो हमने उन्हें 115 सीटें और हम खुद 110 पे लड़े। अगर हम कितनी लेके आए, 77 हमारी सीटें आई और ये 40 के आंकड़े पे ही रह गए। फिर भी हमने अपने वादे अनुसार इनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सीटें किसी की भी कितनी आए मगर हमारे नेता नीतीश जी होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। तो हमने अपने गठबंधन धर्म में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं रखी। नहीं तो उस टाइम हम भी चाहते हैं कि भैया सीटें हमारे आपसे डबल है तो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, मगर हमने वादा खिलाफी नहीं करी। वादा जो हमने वादा किया था उस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अगर समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि नीतीश कुमार का ये पहला नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी इन्होंने यही फंटी मारी थी, लालू के साथ पहले मारी फिर मारी, और बीजेपी के साथ पहले मारी और फिर मारी। तो नीतीश की कोई नीति नहीं है। कहते हैं उनको नीतीश कुमार, मगर नीतीश की अपनी कोई नीति नहीं है। और सिर्फ जो लालू ने जो उनको नाम दिया है कि पलटू राम, और उनके लड़के ने जो उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था एबीपी न्यूज पे, जब एक एडिटर ने पूछा था, जो उनका लियाकत है, उन्होंने पूछा था इंटरव्यू में, तो इन्हीं तेजस्वी ने कहा था कि मैं नीतीश के शामिल कभी हो ही नहीं सकता हूँ, आप चाहो तो हमसे स्टाफ पे लिखा के ले लो। ये उनके जवाब थे। तो इन लोगों का कोई मतलब नियत और नीति इनकी कुछ भी नहीं है। ये अब जिस तरह से कह रहे हैं ना सत्ता में, आप देखना थोड़े दिन बाद बिहार की सत्ता में क्या क्या हालतें होंगी। चलिए, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं कैप्टन साहब इसी बात पर। मनोज जी, जिस तरीके से अब सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है कि नियत और नीति नहीं है, लड़े किसी के साथ, अब चल किसी के साथ रहे हैं, आगे चुनाव में जाके जनता को क्या जवाब देंगे मनोज जी? देखिए, अब इनको
चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोले। इस समय इनके मुंह से क्यों नहीं आवाज निकला था? जब 2015 में हम गठबंधन में थे और 2017 में इनके साथ आ गए थे, उस समय नियति कहाँ थी? उस समय क्या कर रहे हैं? उस समय इनके मुंह से क्यों नहीं बोल हुआ कि जो एक बार भाजपा ने कहा कि हम बिना समर्थन इनको हम ये देते हैं, तो उस समय क्या हो गया था? उस समय नियति बहुत ठीक था और आज इनको छोड़ दिए तो ठीक है। प्रधानमंत्री चिल्ला रहे थे, तो जरा इनसे पूछिए कि 2015 में 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ, पूरे बिहार में इन लोगों की गठबंधन ने केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उस समय महागठबंधन के लोग दल जो थे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे जी। कहाँ चले गए? साथ में पहुंचा था इनके पूरे गठबंधन का टीम। तो बात बड़ी करते हैं, जनता पर विश्वास रखिए और बिहार में भाजपा का बेड़ा पार नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं लगाया। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अब बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार किया, तब तक भाजपा के लोग सत्ता का मुंह नहीं देखे। नहीं मनोज जी सुनिए, आप मनोज जी सुनिए, सवाल सुनिए मनोज जी। नरेंद्र मोदी जी, मनोज जी सवाल सुन लीजिए, कितने लोगों को रोजगार मिला? सुनिए, अब जिस तरीके से बीजेपी अब ये मुद्दा बना रही है कि लड़े किसी के साथ, चले किसी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता अब महागठबंधन को जब आप लोग दोबारा चुनाव में जाएंगे स्वीकार कर लेगी? क्या इससे आपकी पार्टी को बिहार में नुकसान नहीं होगा कि आपने बिहार का जो मैंडेट था उसके साथ कहीं ना कहीं छलावा किया है? क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता इसके लिए माफ कर देगी आपको? देखिए, बिहार की जनता इनके चाल चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझती है। जब हम 2015 में गठबंधन के साथ सरकार बनाए थे और 2017 में हम फिर इनके साथ आ गए, 2000 चुनाव हम इनके द्वारा लड़े, तो 2020 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन था? नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार थे। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया था कि हम चुनाव जीतने के बाद विधायक निर्णय लेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। हमने 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और जनता ने उसी पर मुहर लगाई। चलिए, बात है कि सीट हमारी कम हुई, लेकिन जनता के सामने तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में थे जी। और महागठबंधन के समय भी 2015 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में थे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव में नहीं थी, जबकि भाजपा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास मनोज जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभी पहले एक बार मैं कैप्टन साहब से सवाल ले लेता हूं। कैप्टन साहब, जिस तरीके से लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो गठबंधन है बीजेपी के साथ वो इसलिए तोड़ा क्योंकि अब वो केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार अगर अब बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति में आना चाहते हैं तो बीजेपी उन्हें किस तरीके से रोक पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। बीजेपी ने जिस तरीके से सीधे आरोप लगाए हैं कि नीतीश ने धोखा किया है बीजेपी के साथ, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? आशीष जी, नीतीश कुमार पहले भी पीएम की दावेदारी करी थी जी। जब हमारा गठबंधन तोड़ के गए थे उस टाइम भी ये पीएम के दावेदार थे जी। मगर फिर बाद में क्या हर्ष हुआ, आपने देखा कि कितनी इनका गठबंधन था कितनी सीटें लेके आया, ये इन्हें मालूम है। और नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आज दिन तक अपने बलबूते पे कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए और ये लोग चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे, वो प्रधानमंत्री के दावेदार
कभी एक बार अपनी दम पे बिहार में सरकार तो बना के दिखा देते। आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, पूरा बिहार तो इनको चाहता नहीं है, पूरा भारत कैसे चाह लेगा? भारत में तो इनको एक सीट नहीं मिलेगी। पूरा जब बिहार नहीं ले पा रहे, बिहार को सरकार नहीं बना पा रहे, तो ये तो नीतीश कुमार की छवि है। और रही बची छवि, जिस तरह से इन्होंने गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है, बिहार के वोटरों के साथ इन्होंने धोखा किया है कि बिहार के वोटरों ने बीजेपी गठबंधन के साथ इनको वोट दिया था। अब ये अगले चुनाव में लड़ेंगे तब आप देख लेना कि नीतीश कुमार के पास अब जो है ना, कहीं नीतीश कुमार खुद अपनी पर्सनल सीट ना हार जाए, क्योंकि बिहार की जनता इस बात को मान चुकी है कि बिहार में नीतीश से जैसा आदमी धोखेबाज कोई हो नहीं सकता, जो कब पलट जाए, कब क्या कर दे। तो ये छवि उनकी खुल के सामने आ गई है। चलिए, मैं लौटूंगा कैप्टन साहब, आऊंगा आपके पास में। बीजेपी कैप्टन साहब आऊंगा मैं आपके पास। अभी हमारे साथ जी बताइए जी। आशीष जी, आप देखिए कि हमने जब भी इनके साथ गठबंधन किया है, मैंने कभी नहीं तोड़ा है, और ये 2 बार हमारे साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं। तो हमारी गलती बताइए कहाँ है? हम तो तुम्हारी सीटें भी नहीं है तो भी तुम्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जबकि सीटें हमारी तुमसे डबल है, और फिर भी तुम धोखा देके जा रहे हो। और जो रातों दिन तुम्हें बाप बेटे लालू जी और उनके पुत्र तेजस्वी रातों दिन को गालियां, पलटू राम, पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज उन्हीं के कदमों में फिर गिर गए जाके। चलिए, तो ठीक है कैप्टन साहब। अभी हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आनंद जी, मैं आप पर सीधा यही आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से अब ये फेरबदल हुआ है बिहार की सियासत में, आपको क्या लगता है कि इसका कितना फायदा जो है वो महागठबंधन को होगा और कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? सारा कुछ जो फेरबदल हुआ है, इसमें कोई अगर सबसे बड़ा लाभार्थी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल होगा जी, और जो कोई सबसे नुकसान में जाएगा वो बिहार के राजनीति के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार जी जाएंगे जी। नीतीश कुमार जी इस चुनाव में, जो विधानसभा चल रही है, इसके चुनाव जब हो रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि ये मेरी अंतिम पारी है जी। और ये भावनात्मक अपील थी उनकी, जिससे मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने इस अपील को ध्यान में रखते हुए उनको लगभग 40 से ज्यादा 43-44 सीटें दे दी जी। लेकिन ये जो पारी खत्म होते होते नीतीश जी को ये पता है कि इसके बाद बिहार की राजनीति में उनके लिए कुछ बचा नहीं है जी। इसलिए वो अपनी केंद्र में राजनीति का स्थान ढूंढ रहे हैं और उसी स्थान के लिए वो भाजपा से अलग हट करके गए हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर भाजपा के साथ रहते तो केंद्र की राजनीति में उनके लिए कोई स्थान बन नहीं रहा था। बिल्कुल। तो वो उस स्थान को ढूंढने के लिए भाजपा को छोड़ के आरजेडी के साथ गए हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है वो स्मूथली चलेगा 1-1.5 सालों तक, जब तक अगला चुनाव लोकसभा का आने वाली स्थिति होगी तब तक की स्थिति जो है वो चलेगी। अब नीतीश कुमार जी ने, हो सकता है, जो एक कयास लगाए जाते हैं राजनीतिक लोगों में, एक विश्लेषण किया जाता है, वो यही है कि आरजेडी के साथ इस बात के लिए समझौता किया है कि वो उन्हें देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के सामने नेता के तौर पर, विपक्ष के चेहरे के तौर पर खड़ा करने का प्रयास करेगी। अब आरजेडी ने ये उनको हामी तो भर दी है, लेकिन आरजेडी इसमें कितना सफल होगी ये अगले 1 सालों में जो बिहार में ये जो सरकार काम करेगी, जैसा चलेगी, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं तो ममता बनर्जी भी 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं लगभग से जी, ठीक है। और भी कई दावेदार हैं विपक्ष में, अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी एक बड़ा अपने को अपने दावेदार मानते हैं मोदी के सामने एक चेहरे के तौर पर। ममता बनर्जी हैं और नीतीश कुमार ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अन्य क्षेत्रीय नेताओं के साथ कैसे सबको जोड़ करके अपने लिए सहमत कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर आनंद जी मेरा एक सवाल और है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया और ये जग जाहिर भी है कि नीतीश कुमार अब बिहार से दिल्ली की राजनीति करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सवाल ये है
कि नीतीश कुमार अगर बिहार से जाते हैं तो बिहार से नीतीश कुमार के जाने के बाद महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या तेजस्वी यादव के लिए ये सही समय है अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभारने के लिए? जितने विधायक हैं महागठबंधन से जुड़े हुए, उनका विश्वास हासिल करने के लिए आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ महागठबंधन, अगर आप एक विधायकों की संख्या को देखें ना जी, तो जो महागठबंधन है, जिससे अगर उससे जेडीयू को अलग करके देखा जाए उस महागठबंधन को, तो जेडीयू के साथ एक हम है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। जी, उनके साथ अगर वो जीतन राम मांझी को अपने साथ ले लेती है आरजेडी, तो अगर विदाउट बीजेपी, विदाउट जेडीयू आज भी महागठबंधन एक अल्पमत की सरकार बनाने में सक्षम है। और चूंकि नीतीश और बीजेपी का जो वो सामंजस्य है वो टूट चुका है, तो ये उसके विरोध में एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो आज भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के नीतीश कुमार से बड़े दावेदार हैं इस गठबंधन में। उनके पास संख्या बल नीतीश कुमार की अपेक्षा दूना है लगभग सा, ठीक है। और इसलिए तेजस्वी यादव की जो ख्वाहिशें हैं वो इस सरकार पर भारी पड़ने वाली हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपके पास लौटूंगा आनंद जी। मैं एक बात और कह दूं, मनोज झा जी का जो आज बयान आया है कि आरजेडी का हर विधायक, हर कार्यकर्ता मंत्री है, ये जो बयान है ना, ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं को एक अनुशासनहीनता की तरफ ले जाएगा। ये नहीं कि वो उनको जोड़ने की बात करेंगे, निश्चित मानिए बिहार में ये होता है, और वो अनुशासनहीनता की तरफ लेके जाएगा। नीतीश कुमार जी को संभालना बहुत कठिन होगा। अगर वो संभालते हैं तो मैं उनको जादूगर मानूंगा। मनोज जी, नीतीश कुमार जी को संभालना बहुत मुश्किल होगा, और साथ ही साथ उसमें मैं एक और बात जोड़ देता हूं जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि रिमोट कंट्रोल जो है वो लालू यादव के पास रहेगा। कैसे इसको आप देखते हैं? और नीतीश कुमार के नाम पर ही अभी तक बिहार की राजनीति चली है। आप निश्चिंत रहिए, कोई रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं रहेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में सारे लोग एकजुट रहेंगे। लोग तरह तरह की बातें जरूर करते हैं, लेकिन जब सामने आने के बाद उस पर कोई कार्रवाई होता है तो आप निश्चिंत रहे कि रिमोट कंट्रोल ये सब कहीं पर नहीं रहेगा। सभी मिलकर सरकार चलाएंगे। और जहां तक हमारे भाई कह रहे थे कि राजनीति में बहुत सारे लोग हैं उनको प्रधानमंत्री, तो नीतीश कुमार जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने की बात न कही है, या पार्टी के, लेकिन इच्छा तो है ना सर। पार्टी के नेताओं ने यही कहा है कि नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री। जी, तो मैं आऊँगा मनोज जी आपके पास। कैप्टन साहब, अभी जिस तरीके से फेरबदल हुआ है बिहार की सियासत में, इससे देश की राजनीति में भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, तो उसी के ऊपर सीधी सीधी अब पूरे जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनकी नज़रें हैं। क्योंकि बात चाहे हम ममता बनर्जी की करें, अरविंद केजरीवाल की करें, हर बड़े नेता के मन में ये इच्छा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना सिर्फ वो बने, महागठबंधन का चेहरा वो बने, बल्कि प्रधानमंत्री बनने में भी वो कामयाब हों। अब सवाल ये है कि बीजेपी के सामने ये जो एक नई सियासत खड़ी होती हुई नज़र आ रही है चुनौती के रूप में, इससे निपटने की क्या योजना है बीजेपी के पास? आशीष जी, हमारे सामने कोई चुनौती और ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे गठबंधन पहली बार नहीं बने हैं। आपने देखा उससे बहुत बार बन चुके हैं। एक बार कर्नाटक में भी गठबंधन की सरकार बनी थी, तो आपने देखा था मंच पे जितने विपक्षी थे सभी जाके वहां खड़े हुए थे, बड़े ऊंचे ऊंचे हाथ करके। ममता जी भी थी, मायावती जी भी थी, सोनिया जी भी थी, और कौन नहीं था वहां, सारे ही थे जितने। और तो और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी थे उसमें शामिल।
उस जो वो गठबंधन बना था वो कितने दिन चला? थोड़े दिन ही, मेरा ख्याल 6 महीने भी नहीं चला। उसी तरह से इनके गठबंधन हमें कभी चुनौती नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की जो नीति है वो देश के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के विकास के प्रति समर्पित है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2014 के बाद विकास की जो गाड़ी जो दौड़ी है, हर क्षेत्र में आपको विकास नजर आ रहा होगा। 2 साल कोरोना काल होने के बाद भी हमने कहीं विकास कार्य में रुकावट नहीं आने दी है। जिस तरह से हाईवे बनाए हैं, 80% जनता को 2 साल बैठ के राशन खिलाया, 2 साल 80% जनता को। और दूसरे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो हमने कभी बंद नहीं होने दिए। तो ये आम जनता देख रही है, देश देख रहा है। ये पार्टियां सिर्फ परिवार की पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे ममता जी हो। इवन मैं तो ये कहना लेकिन चाहूंगा, इसी पार्टी के साथ मिलकर तो आप सत्ता में आए थे बिहार में। वो चीज देखो, सत्ता में आए थे, मगर आज उनकी स्थिति क्या है और आज हमारी क्या है? तो हमारी नीति अच्छी थी तभी तो आज उससे डबल सीटें लेके आगे लेकिन आगे इतना हल्के में लेना क्या ठीक रहेगा? आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही आप विपक्ष को हल्के में ले रहे हैं कैप्टन साहब? नहीं, आशीष जी हमारी नीति अच्छी है, बिहार की जनता हमारे साथ है, तो हम हल्के में नहीं ले रहे। बिहार की जनता देख रही है और वही ने जवाब देगी। जिस तरह से जो है ना ये बार बार पलटी मारते हैं ना, तो जनता समझ गई कि इनका कोई स्तर नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, ये टिकाऊ नेता नहीं है। मगर बीजेपी ने कभी भी किसी साथी को अपने से अलग नहीं किया है। साथी भले छोड़ के चला जाए, उसकी अपनी लालसा जागृत होती है तो वो चले जाते हैं, जैसे नीतीश बार बार पलटी मारते हैं। तो हम बीजेपी कभी किसी को अलग नहीं करती है और ना हम किसी से अलग होते हैं। तो ये बिहार की जनता ने देखा है और बिहार की जनता बखूबी इसका जवाब देगी कि बिहार, मुझे तो ऐसा लग रहा है और लग नहीं रहा है, वहां की जनता कह रही है कि अगले चुनाव तक नीतीश वहां खत्म हो जाएंगे, नीतीश की पार्टी का नाम भी नहीं बचेगा। क्योंकि ये आप वहीं पर पहुंच गए जो सरकार वर्षों बिहार में जंगल राज चला रही थी, जो बिहार का सबसे बड़ा चारा घोटाला की केस में आज जेल काट रहे हैं, आज ये उनके साथ फिर पहुंच गए। तो क्या जनता ये भूल जाएगी कि इतना बड़ा बिहार का घोटाला और उसी घोटाले पार्टी के साथ आज नीतीश फिर मिल गए? तो जनता क्या इसको भूलेगी? नहीं भूलेगी। तो हम इसलिए बिल्कुल निसंकोच हैं कि ये गठबंधन कुछ, और फिर सबसे बड़ी बात एक हम आपको और बताना चाहेंगे आशीष जी कि नीतीश जी को आगे कैसे कर देंगे? कांग्रेस राहुल को आगे करे हैं, ममता बनर्जी अपने आप को आगे करे हैं, तो कितने इसी बात का तो फायदा मिल रहा है बीजेपी को कैप्टन साहब। इसी बात का तो फायदा मिल रहा है कि विपक्ष अपना एक जो नेता है, महागठबंधन का चेहरा है, वो नहीं चुन पा रहा, क्योंकि सभी की जो ख्वाहिशें हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही हैं। मैं खैर लौटूंगा आपके पास। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर, जो कि वैसे इन दिनों केंद्र की राजनीति में भी चर्चा का विषय आमतौर पर बने रहते हैं, और उसी के साथ साथ चिराग पासवान, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर हम आज कोई चर्चा ना करें तो मुझे लगता है कि हमारी आज पूरी जो ये बहस है वो शायद अधूरी होगी। प्रशांत किशोर अपनी रणनीति बनाने में डटे हुए हैं और चिराग पासवान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि इन दोनों जो चेहरों का असर है वो इस बदलते हुए समीकरण में कैसा रहेगा? देखिए, दो लोगों की बात है, तो पहले प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं जी। जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है उस आधार पे मैं ये मानता हूं कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियंस नहीं है जी, वो एक रणनीतिकार हो सकते हैं। और भारतीय राजनीति में रणनीतिकारों की जो जगह है वो उसकी एक सीमा है, उस सीमा के आगे फिर वो कभी आगे जा नहीं पाते हैं। भारतीय राजनीति चेहरों पर चलती है और प्रशांत किशोर कभी जनता का चेहरा अभी तक नहीं बन पाए। हालांकि वो जेडीयू में उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचे थे नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन फिर उनका नीतीश कुमार जी से अलगाव हो गया और वो बिहार छोड़ करके बंगाल में काम करने चले गए थे ममता जी के साथ। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है
कि प्रशांत किशोर की बिहार के अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ी व्यक्तिगत तौर पर या एक पार्टी के तौर पर अगर वो सामने आए तो कोई बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है, इस जहां जातियां अभी भी जकड़न जातियों का जकड़न मौजूद है अभी जी। और बिहार में राजनीतिक चेतना लोगों की बहुत भारी है और वो कोई ना कोई अपनी जाति के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए प्रशांत किशोर उस जातियों के जकड़न को तोड़ने की स्थिति में अभी मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की अभी कोई भूमिका नहीं रहने वाली। लेकिन जहां तक बात आई चिराग पासवान की, जी चिराग पासवान को बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बीजेपी ने खुद कमजोर किया जी। नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान का उपयोग किया नीतीश को कमजोर करने के लिए, और नीतीश के भय की वजह से वो खुद चिराग पासवान को कमजोर कर गई। लेकिन अब आपको लगता है कि मोदी जी के अनुमान को बीजेपी एक बार फिर मजबूत करने का काम करेगी इस बदलते हुए समीकरण में? नहीं, ठीक है, मोदी जी के राजनीतिक चेहरे को मजबूत करने की कोशिश बिहार में बीजेपी करनी ही पड़ेगी, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास अपना कोई चेहरा नहीं है बिहार में। पिछले 22 सालों में नीतीश कुमार की छाया बनी रही है पार्टी बिहार में, जबकि नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा संभावनाएं बीजेपी अपना नेतृत्व खड़ा करके बना सकती थी। लेकिन पता नहीं भाजपा की रणनीति क्या थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जब उन्होंने नीतीश कुमार जी को रेल मंत्री बनाया था, तब से नीतीश कुमार की शर्तों पर बेवजह झुक रही है भाजपा। वाजपेयी जी के समय पे झुक रही है। 98 का आपको एक केस याद दिला दूं, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, वाजपेयी जी के सामने वो अड़ गए कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन वो एक जूनियर अधिकारी को बनवाने के लिए अड़ गए और यहां तक चले गए कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। वाजपेयी जी को उनकी बात माननी पड़ी अपनी इच्छा के विरुद्ध। उस दौर के कैबिनेट सचिव कमल पांडे ने नोट बना करके दिया था कि क्यों उन जूनियर अधिकारी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद तो नीतीश कुमार उस दिन से बीजेपी के साथ लगातार अपनी बात मनवाते रहे और बीजेपी कभी अपना नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई। इसलिए मोदी के चेहरे पर लड़ना मजबूरी है बीजेपी की। चलिए मनोज जी, एक नाम और है जो आपकी पार्टी से ही जुड़ा रहा है, आरसीपी सिंह का। हालांकि इन दिनों अप्रत्यक्ष उनके बीजेपी से मिलने जुलने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि ये जो नाम है ये आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने दो नामों पर चर्चा की, चाहे प्रशांत किशोर का नाम था, चाहे चिराग पासवान का नाम था, लेकिन ये नाम भी एक ऐसा नाम है बिहार की राजनीति में जिसको शायद भुला नहीं जा सकता। तो आरसीपी सिंह के जिस तरीके से हो सकता है आने वाले दिनों में वो बीजेपी के साथ भी चले जाएं, इससे आपकी पार्टी को क्या लगता है कि कोई नुकसान होने की संभावना है? देखिए, आरसीपी जी को पार्टी का जितना नुकसान भाजपा के इशारे पर करना था उन्होंने कर दिया। अब वो भाजपा में जाए या कहीं दूसरे जगह जाए, इससे जदयू के पार्टी के सेहत पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चिराग पासवान जी की आपने बात किया, चिराग पासवान जी कितना अब सफल होंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको अब कितना तरजीह देगी, ये अब उनके ऊपर है। हम तो हमेशा से अपने ही कार्यों में लगे रहे। ठीक उन्होंने कहा कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी का नाम रहा तब तक भाजपा का कोई दूसरा नाम नहीं आ पाया जी। इवेंट की जब 2015 में भाजपा के पास मौका था अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करना, लेकिन बीजेपी को ताकत नहीं हुई और उन्होंने नीतीश बनाम मोदी का खेल खेला। बिहार में मोदी बनाम नीतीश का खेल खेला और 2015 में मोदी जी की हार हुई 57-58 क्या सीट पर, पूरे बीजेपी गठबंधन आके वहां पलट। तो इसीलिए जनता सब कुछ देखती है। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे
कि वो इनको छोड़ के उनमें गए तो जनता इनको मजाक रखागी। तो जनता तो 2013 में आपको छोड़ दी, नीतीश कुमार छोड़ दिए, 2015 में लालू के साथ किए, तो उस समय क्या जनता के सामने जंगल राज नहीं था क्या? अब जंगल राज कितना ढोइएगा? अमित शाह जी को कितना तरीपार लोग कहेंगे, वो तरीपार नहीं गए थे क्या? तरीपार नहीं हुए थे क्या? चलिए, ये तो साहब वो वाली बात थी ना कि दिल मिले तो हाथ मिलाते रहिए। अब बार बार आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। मोदी जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो अभी यूपी के चुनाव आ रहा हूं कैप्टन साहब, आ रहा हूं। जितनी सीट भाजपा जीती थी उतनी सीट जीत पाई क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं कैप्टन साहब से। जो सीटें थी भाजपा के पास वो वापस ला पाई क्या? तो ये सब नहीं होता है। जनता सब कुछ पर नजर रखे हुए है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में है। क्योंकि विपक्ष इनके खिलाफ एकजुट नहीं था। हम कोई प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जितने भी लोग हैं प्रधानमंत्री बनने की जिनकी भी ख्वाहिश है, सभी लोगों को बैठाकर एक प्रधानमंत्री के उनके खिलाफ घोषणा करने में हम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनोज जी, जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब, जिस तरीके से मनोज जी ये आरोप भी लगा रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे बदलते हुए सियासी घटनाक्रम में भी, और जो मनोज जी ने कहा क्योंकि कल को जनता के बीच जाकर भी यही सब जो बातें हैं वो शायद होने वाली हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आशीष जी आपको बड़े जिम्मेवारी से बताना चाहूंगा और वही सत्य है वही बताना चाहूंगा जी कि हमने बिल्कुल माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेके जो इनके साथ हमारा गठबंधन था, हमने बाखूबी गठबंधन धर्म निभाया। हम चाहते उस टाइम अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट फेस सामने कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास फेसों की कमी नहीं है। बहुत अच्छे नेता है हमारे पास, बिहार में एक से एक अच्छे नेता है और बिहार के ही केंद्र में आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मगर हमने गठबंधन का धर्म निभाया। हमने कभी वहां लालसा पैदा नहीं की कि नहीं इनके साथ गठबंधन किया है तो अब इनको पीछे कर दे और हम मुख्यमंत्री की जो है सीट संभाल लें। अगर ये मुझे करना होता तो मैं तो पिछले बार ही कर लेता, क्योंकि सीटें हमारी डबल थी, इनकी आधी भी सीटें नहीं थी। मगर फिर भी हमने एक अपना धर्म निभाया। चुनाव वैसे भी पिछली बार जो है मोदी वर्सेस तेजस्वी नजर आ रहा था बिहार में। हाँ, अब आशीष जी मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अमित शाह जी के तो तरीपार, जनाब आपको जानकारी होना चाहिए, अमित शाह पे जो आरोप लगे थे वो सुप्रीम कोर्ट से 22 सम्मान 22 इज्जत बरी हुए हैं और तुम्हारे पार्टनर जेल में बंद हैं, घोटाले में सजा काट रहे हैं। तो ये अंतर है, इस अंतर को कहां ले जाओगे आप? लालू यादव जेल काट रहे घोटाले में, वो 22 इज्जत बरी नहीं हुए। अगर इज्जत 22 इज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया हो तो तब आप ये सवाल कह सकते थे। वो चोर हैं, उन पे चोर का तमका लग चुका है और अमित शाह जी 22 इज्जत कोर्ट ने बरी किया है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो झूठे थे, ये साबित हुआ है। तो ये जनता जानती है, इसलिए अनगल जो बयानबाजी आप लोग करते हो वो जनता जानती है। और अगले चुनाव तक मैं आशीष जी बड़े जिम्मेवारी से आपसे कहने जा रहा हूं कि अगले 2024 तक अगर इनकी सरकार चल जाए तो आप बहुत बड़ी बात मानना। अगर 24 के बाद तो इन्हें टूटना ही है और खंड खंड बिखर जाना है। और इसके बाद ये सत्य, जैसे हमारे अभी राजनीति विश्लेषक जो कह रहे थे कि उसके बाद नीतीश कुमार का कोई ना भविष्य बचेगा और ना पार्टी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जनता बिहार की इन्हें आज से ही नकार चुकी है। सब जान चुकी है कि नीतीश कब कहां किसके साथ छल कर देंगे, क्योंकि ये छल करने वाले आदमी हैं, इनका कोई स्तर नहीं बचा है। और राजनीति में इतना भी स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए सत्ता के लालच में कि हम जिसके साथ गठबंधन करें और फिर उसके साथ हम नहीं कहते आप हमारे साथ आए, आपने लालू के साथ जोड़ा था वहीं पड़े रहते, क्यों आप आए? हमारे साथ आए तो फिर आप लालू के साथ चले गए, तो आप लालू को छोड़ के ही क्यों आए थे? आप जो है ना पहले समता पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ के आए,
आपने 5 बार पलटी मारी है, पहली बार नहीं मारी है। ठीक है पहली बार तो हो आनंद जाता है आनंद कि जी, चलो ठीक है। आनंद जी, जिस तरीके से लगातार जी। बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब दोबारा से पलटीबाज नेता बताने लगी है, लेकिन एक यहाँ पर बड़ा अहम सवाल निकल कर आ रहा है जो आज के शपथ ग्रहण में देखने को मिला कि जिस नेता को बीजेपी पलटीबाज बता रही है, धोखेबाज बता रही है, आखिर उस नेता ने अपने तमाम पुराने मंत्रियों को दोबारा शपथ क्यों दिलाई? इसके पीछे का क्या उद्देश्य आपको बतौर विश्लेषक समझ आता है? एक और दूसरा अहम सवाल ये कि जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि जो महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं अभी भी अल्पमत में ही है एक तरीके से, तो अगर ऐसे में चुनाव आज होता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से इस समय जो है वो पूर्ण रूप से तैयारी करके बैठी है और साथ ही साथ जनता उसको स्वीकार भी करे? क्या आपको ऐसी कोई पार्टी नजर आती है आनंद जी? देखिए, दो बातें हैं। जैसे पहले दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। बिहार में 1995 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, वो थी लालू प्रसाद यादव की पार्टी जी। उसके बाद से जो भी चुनाव हुए हैं किसी एक भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है जी। तो अब ये स्थिति बिहार में आज भी यही मौजूद है। जो 2025 में अगर चुनाव होता है, विधानसभा अगर चलती रहती है, तब तक की भी स्थिति मैं ये देख रहा हूँ, आज की ही नहीं, कोई भी एक दल अपनी बदौलत सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। लोगों को गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। ये अलग बात है कि इन सारे दलों में आज भाजपा की स्थिति हो सकता है चुनाव में सबसे बड़े दल की बन जाए, जो पिछली बार भी लगभग बराबर थे। राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा, एक सीट का अंतर रह गया था दोनों में, जो 2020 में चुनाव हुआ था। तो ये स्थिति बिहार की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है और बिहार में किसी भी दल को, कोई भी दल अपनी बदौलत सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है। इसलिए बिहार में गठबंधन की राजनीति अभी जारी रहेगी। उस गठबंधन की राजनीति का धुरी नीतीश कुमार जी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो बिहार की जो दो बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं, एक भाजपा और दूसरी राष्ट्रीय जनता दल, वो अपनी बदौलत अपनी ताकत नहीं देख पा रही हैं जी। तो चूंकि आरजेडी वापसी कर रही है, आप ये सोचिए, एक समय ऐसा था जो आरजेडी समाप्ति की स्थिति में थी। 2015 का चुनाव उसे दम दिया, 2020 का चुनाव में वो उसी स्तर पर लगभग खड़ी थी। तो वो ये सोच रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ये रणनीति है कि वो नीतीश कुमार का सहारा लेकर के अपने को बिहार के लिए अवश्यंभावी की स्थिति में ले जाएं, जो पहले कभी वो उनको लगता था कि वो थे। अब भाजपा की स्थिति है कि वो क्या लाए, कौन से चेहरे। अभी सिंह साहब कह रहे थे कि भाजपा में एक से एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जिसका पूरे बिहार में असर हो। रीजन वाइज असर है, अपनी अपनी जातियों, अपनी समुदायों में असर है, लेकिन पूरे बिहार में भाजपा में आज की स्थिति में 2015 में एक बार सुशील मोदी को सामने रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 2020 में भी यही स्थिति बनी, लेकिन लगभग सभी नेता अपनी टेरिटरी तक ही सीमित हैं। चाहे शाहनवाज की हम बात कर लें, चाहे गिरिराज सिंह की हम बात कर लें, चाहे चौबे जी की बात कर लें, सभी नेता जो केंद्र में भी राजनीति कर रहे हैं वो बिहार के अंदर अपनी टेरिटरी तक ही सीमित हैं, अपनी टेरिटरी तक ही प्रभाव रखते हैं, यही ना? एक निर्धारित क्षेत्र में है, निर्धारित जाति समूह में है, उनका प्रभाव है, लेकिन पूरे बिहार पर असर नहीं है उनका। मतलब फेस बनाकर बीजेपी किसी को आगे नहीं चल सकती बिहार में, यही कहना चाह रहे हैं ना आनंद जी आप? नहीं, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो काम बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया जी, उद्धव ठाकरे के साथ फडणवीस जी को खड़ा किया जी, ठीक है, वो काम बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं कर पाई। अब चूंकि नीतीश कुमार खुद ब खुद छोड़ के चले गए हैं, तो अब बीजेपी के पास एक मौका है कि कोई वो एक चेहरा जो युवा भी हो, जिसका कुछ असर हो, उसको सामने लाए और उसे नर्चर करे। तो ये बहुत जरूरी चीज है बीजेपी के लिए। बीजेपी
एक अपनी चीजों को तभी सफल कर सकती है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सत्ता तक पहुंचने के लिए, बिना किसी गठबंधन के सहारे, जब वो अपना एक नेता खड़ा करे, जिसकी बिहार में बहुत जरूरत है बीजेपी को। कि जिस तरीके से अभी आनंद जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी आपकी पार्टी के साथ वो नहीं कर पाई जो महाराष्ट्र में कर गई। ऐसे में आपके लिए भी अभी चुनौतियां कम नहीं हैं, भले ही आपने सरकार दोबारा बना ली है, नीतीश जी 8वीं बार सीएम बन गए हैं और आपके पास होम और फाइनेंस भी एक बार फिर से आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब शक्तिशाली आप फिर बने हुए हैं। लेकिन अभी भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल कर रखना और पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चलना, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ है वो बिहार में कहीं ना हो जाए, इसकी बड़ी प्रबल संभावना बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाने वाले नेता हैं अमित शाह, वो कब क्या कर दें ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे में आपकी जो पार्टी है वो किस तरीके से अपनी जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाएगी? देखिए सर, भाजपा ने तो प्रयास किया ही था आरसीपी के कंधे पर बंदूक रख। ये तो हमारे विधायकों को था कि समय रहते उन्होंने नीतीश कुमार को इस बातों से अवगत करा दिया। अब हम इनके साथ समर्थन में रहते हैं और अपने पार्टी विधायकों को महाराष्ट्र की तरह खोते चले जाते हैं और हम ऊपर ठाकरे बन जाते हैं। ये जो इनकी रणनीति थी, उन रणनीति को तो हमने पीट पीट के अधमरा कर दिया। अब तो बिहार की तरफ इस तरह के चुकत अमित शाह हो या कोई शाह हो, अब वो जिंदगी में नहीं इस तरह पूरी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ये कर सकते हैं, वो ईडी को बुला के, सीबीआई को बुला के अब यही कर सकते हैं। अब माननीय सदस्यों के साथ अब इनका कुछ नहीं चलने वाला है, इनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। ये बहुत ही अब समझते रहे। अब इनके साथ रह के हम अपने विधायक को खो देते हैं, अपना नामो निशान मिटा देते हैं, तो बहुत अच्छा होता। मोदी जी के नेतृत्व में जदयू टूट के इनके पास चली जाती, ये रहता। हमने इनको बर्दाश्त किया। जब ये अरुणाचल में हमारे 6 विधायकों को जो इनके ही पार्टी को समर्थन दे रही थी, उसको तोड़ के इन्होंने मिला लिया। त्रिपुरा में इन्होंने चाल चला है। हम लोगों ने देखा कि चलो बिहार है, बिहार को किसी तरह आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इनका माथा सर जो है नीतीश कुमार के माथे पर आने लगा और विधायकों को ये तोड़कर एकनाथ शिंदे के रूप में किसी को खड़ा कर दिया। तो ये बिहार है, इसको समझना चाहिए। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर का है, ये बिहार से ही महात्मा गांधी ने आजादी। चलिए ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उससे पहले मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, आप कहीं जाइएगा नहीं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आज नीतीश सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है, 30 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जो मुख्य रूप से उनमें नाम शामिल हैं नए मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी, आलोक कुमार मेहता, तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव और चंद्रशेखर हैं। नीतीश सरकार के पहले कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। बीजेपी से नाता तोड़कर फिर से आरजेडी के साथ सरकार का गठन किया है जिस तरीके से, और अब इस पूरे बिहार में बदले सियासी घटनाक्रम का केंद्र की राजनीति पर क्या असर होगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मनु जी जेडीयू से, और राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी जी। अब ऐसे में देखना ये है, इन मेहमानों पर जाने से पहले मैं चर्चा करूंगा कि आखिर जिस तरीके से बिहार की सत्ता बदली है, ये जो सत्ता परिवर्तन है बिहार में क्या रंग लेकर आएगा, और साथ ही साथ बिहार के साथ साथ केंद्र पर क्या असर पड़ेगा, ये
सभी के जहन में है, क्योंकि केंद्र की जो राजनीति है वो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। किसी भी राज्य से ज़्यादा बीजेपी का ध्यान जो है वो हमेशा केंद्र की राजनीति पे रहता है। और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से आज ये पूरा कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे तमाम पूरी स्थिति के ऊपर, मेरा आपसे फाइनल जो सवाल है, अंतिम मैं आपसे कमेंट चाहूँगा। बीजेपी का अब चेहरा कौन होगा बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो एक टेरिटरी तक सीमित हैं। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी के पास जिसको फेस बनाकर पूरे स्टेट में आगे बढ़ सके बीजेपी, और साथ ही साथ केंद्र में भी उसकी छाप देखने को मिले। तो अब क्या कोई ऐसा नेता आपको नजर आता है बिहार में? जी आशीष जी, हमारे पास बहुत अच्छे नेता हैं और बिहार में बिल्कुल वो फेस नजर आएंगे। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बिहार में हमारे पास नेता नहीं है। अगर इस नेता बात है को लेकिन कहें अपनी टेरिटरी तो तक सीमित है ना, प्रभाव पूरे राज्य में नहीं है। जी हाँ, सुने, प्रभाव तो नीतीश जी का भी नहीं है जी। कभी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए। आप सोचिए, हमारे साथ भी उनको हमने 115 सीटों पे लड़ाया था और हम 110 पे लड़े थे। वो 40 पे सिमट गए, हम 77 पे पहुंच गए। तो आप नीतीश का फिर चेहरा कहाँ रह गया? तो हमारे यहाँ एक से एक अच्छे चेहरा है। और जब हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है तो केंद्र से लेकर राज्य तक सब जो है ना चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, और रणनीति के साथ, जनता के विकास के साथ, जनता के किस तरह से विकास करना है, इस प्रांत की किस तरह से जो है ना हालत अगर कहाँ खराब है उस पर कैसे ध्यान देना है, चौमुखी विकास कैसे करना है, शिक्षा नीति कैसे लागू करना है, रोजगार नीति कैसे लागू करना, तो हम सब चीजों को लेके आते हैं, परिवार को लेकर नहीं आते। ये परिवार की पार्टियां हैं। आप बताइए, लालू की परिवार की पार्टी है, नीतीश जी की परिवार की पार्टी है, इनके यहाँ कोई रहते, दूसरा कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।